तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। ये हमारा झारखंड जीएस प्रैक्टिस सेट का क्लास नंबर 30 है और आज से क्लास में हम लोग जनजातीय विद्रोह वाले टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोग जो है वो आपका मुंडा विद्रोह, उसके बाद हो विद्रोह, उसके बाद नेक्स्ट कोल विद्रोह के बारे में पढ़े थे। उसके बाद हम लोग जो है भूमिज विद्रोह और संथाल विद्रोह को कंप्लीट किए। तो इसी के क्रम में आज हम लोग जो है वो सरदारी आंदोलन का जो 3 चरण हुआ था वो 3 चरणों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद सपाहोड़ आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट हम लोग खरवार आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? सरदारी आंदोलन पहला टॉपिक, दूसरा है सपाहोड़ आंदोलन और तीसरा टॉपिक खरवार आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, ठीक है। तो सरदारी आंदोलन के बारे में इससे संबंधित जितना भी MCQ है इसको हम लोग देखेंगे। तो सरदारी आंदोलन के अंतर्गत पहला क्वेश्चन है आपका कि इनमें से किस आंदोलन को मिल्की का आंदोलन भी कहा जाता है? तो हम सभी को पता है कि जो आपका मुल्की और जो मिल्की है ये आंदोलन किसको कहा जाता है? तो वो आपका सरदारी आंदोलन को ही कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पे सवाल उठता है कि मुल्की और मिल्की क्या है? तो मुल्की व मिल्की इसका जो अर्थ होता है वो मातृभूमि व जमीन होता है। तो मुल्की का अर्थ होता है मातृभूमि और मिल्की का अर्थ होता है ज़मीन। तो मातृभूमि और ज़मीन ये मिल्की का अर्थ होता है। तो सरदारी आंदोलन को मुल्की व मिल्की यानी कि मातृभूमि एवं ज़मीन का आंदोलन तथा मुल्कुई लड़ाई भी कहा जाता है। तो इसको मुल्कुई लड़ाई भी कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो सपाहोड़ आंदोलन को ही जो है आपका वो मुल्की मिल्की आंदोलन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, मुल्की मिल्की का तात्पर्य क्या है? तो अभी आपको बताया गया था मातृभूमि जमीन। तो मुल्की मिल्की का तात्पर्य क्या है? मातृभूमि जमीन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सरदारी आंदोलन लगभग कितने वर्षों तक चला? तो ये जो सरदारी जो आंदोलन है वो आपका 1858 में स्टार्ट होता है और ये आपका 1895 तक चलता है। ये बेसिकली जो है वो आपका 3 चरणों में चला था। कितना चरण में? तो 3 चरणों में चला था। देख लीजिए कैसे कैसे है वो देख लीजिए। पहला चरण जो है वो आपका 1858 में स्टार्ट हुआ और ये 1881 तक चलता है, ठीक है। एक सभी आंदोलन जो है वो तीनों चरण एक दूसरे के समकालीन ही चलते हैं, ठीक है ना। तीनों का जो मीनिंग था वो अलग अलग था। क्या था वो देख लीजिए। पहला जो चरण है वो आपका 1858 से लेकर 1881 तक चलता है और यहाँ पे आपका भूमि आंदोलन सबसे महत्वपूर्ण रहता है। ये आपका लैंड के लिए आंदोलन होता है, लैंड के लिए रिवोल्ट होता है, यानी कि भूमि के लिए आंदोलन होता है और ये आपका सबसे महत्वपूर्ण होता है। पहला चरण 1858 से लेकर 1881 तक। उसके बाद दूसरा चरण इसी के समकालीन 1858 से स्टार्ट होता है और वो आपका 1890 तक चलता है, ठीक है ना। 1858 से स्टार्ट होता है और 1890 तक चलता है। दूसरा चरण किस पर्पज से हुआ था? तो ये आपका पुनर्स्थापना आंदोलन हुआ था। पहला तो हुआ था भूमि आंदोलन, दूसरा हुआ था पुनर्स्थापना आंदोलन। पुनर्स्थापना मतलब फिर से स्थापना करना, किसका? तो पुराने मूल्यों की पुनर्स्थापना करना है। तो पुराने मूल्यों की पुनर्स्थापना करना है। ये क्या है अभी आपको डिटेल से बताया जाएगा। और जो आपका तीसरा चरण था वो भी इसी के समकालीन 1858 से लेकर 1890 तक चलता है और तीसरा चरण जो है वो आपका राजनीतिक आंदोलन होता है। तो याद रखिएगा सरदारी आंदोलन का 3 चरण था, 1858 से 81, 1858 से 90, फिर 1858 से फिर 90। सब एक दूसरे के समकालीन ही चल रहा था, आगे पीछे नहीं। पहला था भूमि आंदोलन जो सबसे महत्वपूर्ण था, उसके बाद था पुनर्स्थापना आंदोलन यानी कि पुराने मूल्यों की पुनर्स्थापना करना और तीसरा जो चरण था वो था आपका राजनीतिक आंदोलन, ठीक है। अब यहाँ से अगर टाइम पीरियड देखिएगा तो ये आपका 1858 से लेकर 1895 तक जो है वो चलता है। कब तक? 1858 से लेकर 1895 तक चलता है, ठीक है ना। एक पॉइंट याद रख लीजिएगा कि JPSC या फिर किसी भी सिविल सर्विसेज में ये तीनों चरण नहीं पूछेगा कि कब पहला चरण कब से कब तक चला, दूसरा चरण कब से कब तक चला, ये नहीं पूछेगा। बस ये पूछ सकता है कि पहला चरण किससे संबंधित था, दूसरा चरण किससे संबंधित था और तीसरा चरण जो है वो आपका किससे संबंधित था। तो बस इतना याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पे 1858 है, 58 मान लीजिए 60 है, ठीक ना। तो 60 से लगभग ये 90 चला, 30 साल चला लगभग 30 साल और 30-35 साल लगभग मान लीजिए ये चला है।
तो इसके आसपास में कौन सा ऑप्शन है, तो वो आपका देख लीजिए, इधर आपका 20 साल है, इधर आपका 40 साल है, ठीक है ना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा लगभग लगभग मान लीजिए वो है आपका क्या, तो आपका 40 साल यही मान लीजिए, ठीक है ना। इसका मानना क्या है, ये लमसम में दिया हुआ है तो यही मान लीजिए 40 साल। तो ये आपका 1858 से लेकर 1900 जो है वो, सॉरी, 1858 से लेकर 1895 तक लगभग लगभग ये 40 साल तक चलता है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, सरदारी आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था। तो सरदारी आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था वो देख लीजिए। पहला ऑप्शन है अंग्रेजों के द्वारा जनजातियों का शोषण किया जा रहा था, ठीक है। दूसरा ऑप्शन था आपका जमींदारों द्वारा जनजातियों को उनकी सरदारी से वंचित किया जाना। तीसरा है जमींदारों के द्वारा जनजातियों से अधिक भू राजस्व वसूला जाना। और चौथा है अंग्रेजों के द्वारा जनजातियों के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप करना। तो 4 गो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 गो में से सबसे जो अप्रोप्राइट जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जमींदारों के द्वारा जनजातियों को उनकी सरदारी से वंचित किया जाना। ये सरदार लोगों द्वारा आंदोलन, ये विद्रोह किया गया था। एक सरदार एक टाइटल होता है, तो उस टाइटल से इनको हटा दिया जा रहा है, एक तरह से ये समझिए। बाकी इसके पीछे क्या कहानी था वो भी आप सुन लीजिए थोड़ा सा। 1831 और 1832 के कोल विद्रोह के समय कोल सरदार असम के चाय बागान में काम करने के लिए चले गए। काम करने के बाद जब वो अपने गांव में वापस लौटते हैं तो वो पाते हैं कि उनकी ज़मीनों को दूसरे लोगों ने हड़प लिया है, तथा वे अपने ज़मीन जो है वो जो है ज़मीन वापस करने से इनकार कर रहे हैं। क्या बोले कि सरदारी लोग जो है वो 1831 और 32 में जब कोल विद्रोह हुआ था तो उसी समय कोल सरदार लोग कहाँ चले गए थे, असम चले गए थे चाय बागानों में काम करने के लिए। जब आए तो उनका ज़मीन कोई और ले लिया था, और जब वो ज़मीन मांगे तो वो देने से इनकार कर दिए। इसी हड़पे गए ज़मीन को वापस पाने के लिए कोल सरदारों ने लगभग 40 वर्षों तक आंदोलन किया। तो ये जो उनका जो खोई गई ज़मीन है, इस ज़मीन को वापस लाने के लिए सरकार जो है सरदार मतलब क्या बोलते हैं, ये कोल सरदार जो है वो लगभग 40 साल तक जो है वो आंदोलन करते हैं। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा कि जमींदारों के द्वारा जनजातियों को उनकी सरदारी से वंचित किया जाना। सरदारी से यानी कि उनकी ज़मीनों से वंचित किया जाना, ठीक है। साथ ही बलात् श्रम लागू करना तथा बिचौलियों के द्वारा गैर कानूनी ढंग से किराए में वृद्धि करना भी इस आंदोलन के कारणों में शामिल था। यानी कि छोटे छोटे बच्चों को भी काम पे लगाया जा रहा है, बलात् श्रम किया जा रहा है, तो इनके खिलाफ भी था। बिचौलिया जो आपका इंटरमीडिएट था, बिचौलिए थे लोग थे, उनके द्वारा इलीगल रूप से जो है वो आपका किराए में वृद्धि किया जा रहा था, तो ये भी कारण था। और ये इस आंदोलन में कोल सरदारों को उराव और जो है मुंडा, इन दोनों जनजातियों का समर्थन प्राप्त हुआ था। उसके बाद अलग अलग पर्पज़ से इस आंदोलन को 3 चरणों में हम लोग बांट सकते हैं। प्रथम चरण को हम लोग भूमि आंदोलन के रूप में जानते हैं, जो कि 1858 से लेकर 1881 तक चलता है। दूसरा चरण जो है वो आपका पुनर्स्थापना आंदोलन, यानी कि पुराने मूल्यों की पुनर्स्थापना करना, इसके रूप में देखते हैं, वो है आपका 1881 से 90। अच्छा, ऊपर में हम ना टाइम पीरियड थोड़ा सा गलत बता दिए थे, बुक में ही स्टार्टिंग में लिखा हुआ है सार संग्राम गलत, इसलिए हम कन्फ्यूज हो गए थे। देखिए 1858 58 से 81 पहला चरण, 81 से 90 दूसरा चरण, 90 से 95 तीसरा चरण, ऐसे याद रख लीजिएगा। तो प्रथम चरण भूमि आंदोलन के रूप में हुआ था 1858 से लेकर 1881 तक। दूसरा चरण जो है वो पुनर्स्थापना आंदोलन के रूप में हुआ था 1881 से लेकर 1890 ईस्वी तक। उसके बाद तीसरा चरण जो है वो राजनीतिक आंदोलन के रूप में हुआ था 1890 से लेकर 1895 ईस्वी के बीच में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया है, आगे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, सरदारी आंदोलन किया गया था मुख्यतः किसके द्वारा किया गया था, तो आपका कोल सरदारों के द्वारा किया गया था। क्योंकि कोल सरदार जब कोल विद्रोह हुआ था 1831 और 32 में, तो इसके बाद ये लोग काम करने के लिए चाय बागान में चले गए थे असम में। जब वो काम करके वापस लौटे तब देखे कि इनका ज़मीन कोई और हड़प लिया है और वो इसको दे ही नहीं रहा है। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6, सरदारी आंदोलन को किस अन्य जनजाति का भी समर्थन प्राप्त था। तो सरदारी आंदोलन को जो है वो मुंडा और उरांव दोनों जनजातियों का समर्थन प्राप्त था, मुंडा का भी था और आपका उरांव का भी था। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, सरदारी आंदोलन को उसके उद्देश्यों के आधार पर कितने चरणों में विभाजित किया जाता है, तो वो आपका 3 चरणों में जो है वो इसको विभाजित किया जाता है, 3 चरणों में।
क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, सरदारी आंदोलन का पहला चरण कब संचालित हुआ था? तो हम सभी को पता है 1858 से लेकर 1881 तक ये पहला चरण चलता है। फिर 1881 से 90 तक दूसरा चरण, फिर 90 से 95 तक तीसरा चरण। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, सरदारी आंदोलन के पहले चरण किस रूप में संचालित हुए थे? तो ये आपका भूमि आंदोलन के रूप में संचालित हुआ था पहला चरण। ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, सरदारी आंदोलन का दूसरा चरण कब संचालित हुआ? तो आपका 1881 से 90 के बीच में दूसरा चरण जो है वो आपका चलता है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, सरदारी आंदोलन के दूसरे चरण किस रूप में संचालित हुआ? तो आपका पुनर्स्थापना आंदोलन के रूप में हुआ, यानी कि पुराने मूल्यों की जो है वो पुनर्स्थापना करना, इस रूप में ये दूसरा चरण चला। फिर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कि सरदारी आंदोलन का तीसरा चरण कब संचालित हुआ? तो 1800 जो है वो 90 से लेकर 95 तक, 58 से 81 पहला चरण, फिर 81 से 90 दूसरा चरण, फिर 90 से 95 तीसरा चरण, और तीसरा चरण जो है वो राजनीतिक आंदोलन कहलाया। सरदारी आंदोलन के तीसरे चरण किस रूप में संचालित हुआ? तो आपका राजनीतिक आंदोलन के रूप में ये संचालित हुआ। अब आपको इसमें किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, भूमि आंदोलन के रूप में संचालित सरदारी आंदोलन के प्रथम चरण का उद्देश्य क्या था? तो भूमि आंदोलन के रूप में संचालित जो सरदारी आंदोलन का जो प्रथम चरण था उसका उद्देश्य क्या था? कि अपनी भूमि की सुरक्षा करना, अपनी हड़पी गई भूमि को वापस लाना, अपनी भूमि का विक्रय करना, अपनी भूमि को बिकने से बचाना। तो क्या है, अपनी हड़पी गई भूमि को वापस लाना, अप्रोप्रिएट ये हो रहा है। तो 14 का जो है वो आपका बी हो जाएगा। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो उन लोग का जो हड़पा गया भूमि था, जब उन लोग कोल विद्रोह के दौरान असम में चले गए थे चाय बागानों में काम करने के लिए, तो जब वहाँ से वो लोग आए तब इनका जो हड़पा गया भूमि है इसको लाने के लिए, वापस लाने के लिए विद्रोह किया गया था। ठीक है ना। इसके पीछे का थोड़ा सा कहानी सुन लीजिए। यह आंदोलन छोटानागपुर खास से शुरू हुआ तथा दोईसा, खुकरा, सोनपुर और वसिया इसके प्रमुख केंद्र बन गए थे। इस आंदोलन का तेजी से प्रसार होने के परिणाम स्वरूप सरकारी लोग भुइंयारी यानी कि उरांवों की जमीन कासत के सर्वेक्षण हेतु लाल लोकनाथ शाही, जो कि उस समय स्थानीय जमींदार और आपके उप सहायक आयुक्त हुआ करते थे, इनको 15 अप्रैल 1858 के एक सरकारी आदेश के द्वारा जिम्मेदारी प्रदान की गई। परंतु 1862 में लोकनाथ शाही की मृत्यु हो जाने के कारण भूमि सर्वेक्षण का कार्य जो है बीच में रोक दिया गया। तो जो भुइंयारी किसका होता है? तो वो आपका उरांवों की ज़मीन को हम लोग भुइंयारी कहते हैं। तो उसके काश्तकार के लिए सर्वेक्षण करने के लिए लोकनाथ शाही का जो है वो नियुक्ति किया गया था 15 अप्रैल 1858 में, लेकिन फिर बाद में 62 में उसका मृत्यु हो जाता है 1862 में। फिर सुनिए, इसके पश्चात भुइंयारी भूमि यानी कि उरांवों की भूमि की आधिकारिक बंदोबस्ती के साथ छोटानागपुर की कुछ भूधृति के पंजीकरण हेतु 1 अप्रैल 1869 को छोटानागपुर टेन्योर एक्ट लागू किया गया। 1 अप्रैल 1869 को ही छोटानागपुर टेन्योर्स एक्ट लागू किया गया। इस कानून में पिछले 20 वर्षों में रैयतों से छीनी गई भुइंयारी और जो मंझियस जमीन है इसको वापस लौटाने का प्रावधान किया गया था, परंतु यह अधिनियम अपने उद्देश्यों में पूर्णतः सफल नहीं हो पाया। तो सुन लीजिए एक बात, जब भी आप ये पॉइंट समझिएगा कि छोटानागपुर भूधृति अधिनियम क्यों आया, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी कि टेन्योर एक्ट क्यों आया, तो इन सभी के पीछे जो है वो कहानी है। वो कहानी आपका सरदारी आंदोलन से ही स्टार्ट होता है, कोल विद्रोह से स्टार्ट होता है और वो आपका सरदारी आंदोलन में और बढ़ता है, फिर आपका मुंडा विद्रोह में और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बस यही सब इसके पीछे रीजन था। ठीक है ना। तो भुइंयारी भूमि किसको बोलते हैं? तो वो आपका जो है वो उरांवों की ज़मीन को भुइंयारी कहते हैं। उसके अलावा मझियस भूमि किसको कहते हैं? जो जमींदार लोगों की भूमि थी उसको हम लोग मझियस भूमि कहते हैं। इसको वापस लौटाने का प्रावधान किया गया था छोटानागपुर टेन्योर एक्ट जो आपका 1869 में आया था। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, सरदारी आंदोलन का पहला चरण किस स्थान से शुरू हुआ? तो आपका छोटानागपुर खास से ये आंदोलन जो है शुरू होता है और ये पूरा आपका सभी एरिया में फैल जाता है। छोटानागपुर खास से शुरू होता है और सभी एरिया में फैल जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए, सरदारी आंदोलन के प्रथम चरण के व्यापक प्रसार को देखते हुए इनमें से किस व्यक्ति को भुइंयारी कास्ट के सर्वेक्षण की जिम्मेदारी मिली? तो भुइंयारी कास्ट के सर्वेक्षण की जानकारी जो है वो आपका लाल लोकनाथ को मिलता है 1858 में ही, 15 अप्रैल 1858 में। लेकिन फिर 1862 में लाल लोकनाथ की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद ये सर्वेक्षण का काम रुक जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए, लाल लोकनाथ के सर्वेक्षण के आधार पर सरकार द्वारा इनमें से कौन सा कानून जो है वो लागू किया गया?
तो वो था आपका छोटा नागपुर टेन्यूर एक्ट लागू किया गया। टेन्यूर्स एक्ट लागू किया गया, कब लागू किया गया था? तो ये आपका 1 अप्रैल 1869 को लागू किया गया था। 1 अप्रैल 1869 को ये लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। लाल लोकनाथ के सर्वेक्षण के आधार पर छोटा नागपुर टेन्यूर्स एक्ट कब लागू किया गया? तो आपका 1 अप्रैल 1869 को ये लागू किया गया। 1 अप्रैल 1869 को ये लागू किया गया। और इसमें प्रावधान क्या किया गया था कि इसमें बोला गया था कि इस कानून में ये बताया गया था कि पिछले 20 साल में जो रैयतों से छीनी गई जो भूमि है, रैयतों से जो छीनी गई भूमि है, उसमें से भूइंहरी और जो मझयस है, भूइंहरी यानी कि उरांवों की ज़मीन और मझयस यानी कि ज़मींदारों की भूमि, इसको वापस लौटाने का प्रावधान किया गया था। लेकिन ये पूरी तरीके से सक्सेस नहीं हो पाया, विफल हो गया। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 19 कि 1869 ईस्वी में लागू किए गए छोटा नागपुर टेन्यूर्स एक्ट में इनमें से कौन सा एक प्रमुख प्रावधान किया गया था? तो ऑप्शन देख लीजिए। पहला है पिछले 100 वर्षों में रैयतों की बेची गई भूमि को वापस या उन्हें पुनः देना है, ये नहीं था। इसके अलावा पिछले 20 वर्षों में रैयतों से छीनकर बेची गई भूमि जो है, जैसे कि भूइंहरी और मझयस भूमि, उसको वापस लौटाना, ये सही था। तो भूइंहरी मतलब उरांवों की ज़मीन और आपका मझयस यानी कि ज़मींदारों की भूमि। तो पिछले 20 साल में जितना भी रैयतों की भूमि जो है छीन कर दूसरे को बेचा गया है, उसको वापस लौटाना है। तो ये आपका 1869 में जो लागू किया गया था छोटा नागपुर टेन्योर एक्ट, इसका एक ये व्यवस्था था। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। छोटा नागपुर टेन्योर एक्ट इनमें से किस जमीन को बंदोबस्ती का प्रावधान नहीं करता है? ठीक है ना। तो किस जमीन को जो है वो आपका बंदोबस्ती का प्रावधान नहीं करता है, वो देख लीजिए आप। ऑप्शन क्या है आपका? राजहंस भूमि, कोड़कर भूमि, खुटकट्टी भूमि या फिर उपरोक्त सभी। तो किसका प्रावधान जो है वो ये नहीं करता है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी। तो राजहंस, कोड़कर, खुटकट्टी, इन सभी का उसमें प्रावधान नहीं किया गया था। इसके पीछे का थोड़ा सा कहानी क्या है वो देख लीजिए, सुन लीजिए हल्का सा। इसमें बताया गया था, देखो, छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट जो आपका 1869 में आया था, इसमें दो तरह का कहानी देखेंगे। एक तो समस्या का समाधान हुआ, कैसी भूमि का समस्या का समाधान हुआ वो देखेंगे, और एक हम लोग किस तरह की भूमि का समस्या का समाधान नहीं हुआ वो देख लीजिए। जिसका समाधान हुआ उसको हम लोग ऐसे कर देंगे, जिसका समाधान नहीं हुआ उसको हम लोग ऐसे कर देंगे। जिसका समाधान हुआ उसमें से आपका एक है भूइंहरी ज़मीन और एक है आपका मझयस ज़मीन। भूइंहरी ज़मीन किसको कहते हैं? तो आपका उरांवों की ज़मीन को भूइंहरी जो ज़मीन कहते हैं। इसके अलावा मझयस जो किसको कहते हैं? मझयस भूमि, जो ज़मींदारों की भूमि थी उसको हम लोग मझयस भूमि कहते हैं। तो भूइंहरी और मझयस दोनों का समाधान तो हो गया था आपका छोटा नागपुर टेन्योर एक्ट 1 अप्रैल 1869 में जो आया उसके आधार पर। लेकिन 3 तरह का और भूमि था, उसका समाधान नहीं हुआ। कौन कौन? खुटकट्टी भूमि का समाधान नहीं हुआ, राजहंस भूमि का समाधान नहीं हुआ, और आपका कोड़कर भूमि का समाधान नहीं हुआ। तो खुटकट्टी, राजहंस और कोड़कर, ये 3 तरह का भूमि का इसमें समाधान नहीं होता है। ठीक है ना। अब देख लो इसमें कहानी देख लो कि क्या क्या थे। इस कानून को लागू करते हुए 1869-1880 तक भूमि वापसी की प्रक्रिया संचालित रही, जिसमें कई गांवों के रैयतों को अपनी ज़मीनें वापस मिल गई। इस कानून के तहत कई सारे रैयतों को अपनी ज़मीन वापस मिल गई। रैयत किसको कहा जा रहा है यहाँ पे? जिसका ज़मीन था वो काम करने के लिए कहीं बाहर चले गए, उनका ज़मीन हड़प लिया गया, फिर उनको ज़मीन वापस दिया जा रहा है, उनको रैयत कहा जा रहा है। ठीक है ना। आगे देख लीजिए। रैयतों को अपनी ज़मीन तो वापस मिली थी इसके आधार पर, भूइंहरी और मझयस वाला, परंतु ये जो आपका राजहंस है, राजहंस यानी कि राजाओं की ज़मीन, तो राजहंस यानी कि राजाओं की ज़मीन ये नहीं मिला। कोड़कर यानी कि सदानों की ज़मीन, सदान किसको कहा जा रहा है? जो गैर आदिवासी यहाँ के निवासी नहीं थे उनको सदान कहा जा रहा है। तो राजहंस यानी कि राजाओं की ज़मीन, कोड़कर यानी कि सदानों की ज़मीन, और खुटकट्टी यानी कि मुंडाओं की ज़मीन, इसका समाधान नहीं हुआ। खुटकट्टी यानी कि मुंडाओं की ज़मीन, इसका समाधान नहीं हुआ। राजहंस यानी कि राजाओं की ज़मीन, इसका समाधान नहीं हुआ। कोड़कर यानी कि सदानों की ज़मीन, इनका जो है वो समाधान नहीं हुआ। तो राजहंस, कोड़कर व खुटकट्टी की बंदोबस्ती का प्रावधान इस कानून में नहीं होने के कारण सरदारी लोग पूर्णतः संतुष्ट नहीं हो पाए इससे।
संतुष्ट हुआ ही नहीं। आप तो भैया भुइंयरी और मध्यस्थ का जो है वो सॉल्यूशन कर दिए, सॉल्व कर दिए उनका प्रॉब्लम, लेकिन कोड़कर, राजहंस और आपका खुटकट्टी भूमि का तो अब प्रॉब्लम नहीं सॉल्व किया ना, तो इससे ये और भी बढ़ते चला गया। ठीक है, तो ये भी याद रख लीजिएगा। तो इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 21। इनमें से कौन सा मिलान सही है? तो देख लीजिए, राजहंस राजाओं की ज़मीन होता है, कोड़कर सदानों की ज़मीन होता है, खुटकट्टी मुंडाओं की ज़मीन होता है, यानी कि उपरोक्त सभी सही है। फिर आपका जो है वो देख लीजिए, मध्यस्थ जो है वो आपका ज़मींदारों की ज़मीन है। इसके अलावा जो है आपका मध्यस्थ के अलावा देखिएगा ज़मींदारों की ज़मीन, और भुइंयरी जो है वो आपका उरांवों की ज़मीन है। तो इसमें 5 तरह का आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। खुटकट्टी मुंडाओं की ज़मीन, राजहंस राजाओं की ज़मीन, कोड़कर सरदारों की ज़मीन, भुइंयरी जो है वो आपका उरांवों की ज़मीन, और मध्यस्थ जो है वो आपका सदानों की ज़मीन। 5 तरह का कहानी क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए, सरदारी आंदोलन के दूसरे चरण का उद्देश्य क्या था? तो दूसरे चरण का उद्देश्य क्या था? अपनी हड़पी गई जमीन को वापस लाना, ये तो पहला चरण का था। ठीक है, तो ये नहीं होगा। अपने पारंपरिक मूल्यों को पुनः स्थापित करना, ये दूसरा, ये इसका कारण था। और दूसरा चरण जो है वो आपका 1881 से लेकर 1890 के बीच में चलता है। दूसरा आंदोलन जो था वो केवल, दूसरा चरण देख लीजिए, आंदोलन के इस चरण का मूल उद्देश्य था अपने पारंपरिक मूल्यों को फिर से स्थापित करना, अतः इसे पुनर्स्थापना आंदोलन भी कहा जाता है। आंदोलन के इस चरण के दौरान जॉन वेफिस्ट नामक व्यक्ति के नेतृत्व में सरदारों ने छोटानागपुर राज्य की राजधानी दोयसा में स्थापित करके इसे स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। और इस आंदोलन के दौरान ही 1890 ईस्वी में ही कई आदिवासियों ने पादरी लिमेंस के आह्वान पर ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आइए लास्ट नंबर देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन 23 नंबर। सरदारी आंदोलन का विलय इनमें से किस आंदोलन में कर दिया गया? तो हम सभी को पता है, देखिए तीसरा चरण आपका राजनीतिक आंदोलन होता है 1890 से लेकर 1895 के बीच में। फिर देख लीजिए, सरदारी आंदोलन जो है इसी का जो विलय है वो आपका बिरसा आंदोलन में कर दिया जाता है। किसमें? तो बिरसा आंदोलन में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ये सी में कर दिया जाता है। ठीक है, तो बाद में बिरसा मुंडा का सफल नेतृत्व होता है। ये देखिए, बाद में बिरसा मुंडा का सफल नेतृत्व की जब चर्चा सुनते हैं सरदारी लोग, तब फिर सरदारी आंदोलन का विलय बिरसा आंदोलन में ही कर दिया जाता है। ठीक ना, ये भी याद रख लीजिएगा। अच्छा, तृतीय चरण जो है वो आपका राजनीतिक आंदोलन कहलाता है। वो आपका 1890 से लेकर 1895 तक चलता है। इसमें एक पॉइंट याद रखने योग्य है, वो सुन लीजिए। आदिवासियों के आक्रोश का कारण क्या था? पहला था मिशनरी, दूसरा वकील, और तीसरा अंग्रेज अधिकारी। मिशनरी जैसे कि जर्मन लूथरन मिशन, ये रोमन कैथोलिक मिशन, एंग्लिकन मिशन, ये सब मिशन आ रहे थे भारत में, और ये सभी का काम ये था कि सबको ईसाई बना देना है। दूसरा वकील जो है वो 1 लाख से भी अधिक रुपये की वसूली कर रहे थे, परंतु कोई इंसाफ नहीं दे रहे थे, ये भी कारण था। तीसरा देख लो, अंग्रेज अधिकारी, जमींदारों व दीकुओं की ओर से अधिक झुकाव था। अंग्रेज अधिकारियों का जो है वो जमींदार की तरफ ज़्यादा उन लोगों का झुकाव था। साथ ही साथ जो दीकू लोग जो है, बाहरी लोग हैं, उन लोग ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे, और यहाँ के आदिवासियों को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो इस तरह से जो है वो आपका सरदारी आंदोलन कंप्लीट हो जाता है। सरदारी आंदोलन के बाद हम लोग नेक्स्ट जो है वो देखते हैं कि सरदारी आंदोलन का जो है विलय वो आपका बिरसा आंदोलन में ही कर दिया जाता है। ठीक है ना, तो इस तरह से आपका सरदारी आंदोलन कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सपाहोड़ आंदोलन। तो नेक्स्ट हम लोग सपाहोड़ आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं, और ये भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, तुरंत कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग सपाहोड़ आंदोलन के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए, वो क्या कहता है कि सपाहोड़ आंदोलन कब संचालित हुआ? तो हम सभी को पता है कि देखिए, सपाहोड़ आंदोलन जो है वो आपका 1870 में चला था। सपाहोड़ आंदोलन 1870 में चला था। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, सपाहोड़ आंदोलन को किसने नेतृत्व प्रदान किया था? तो सपाहोड़ आंदोलन को जो नेतृत्व है ये हम लोग देखते हैं आपका किसने किए थे। तो इस विद्रोह के अंतर्गत लाल हेब्रम, जिसको लाल बाबा भी कहा जाता था, वो आदिवासियों के धार्मिक और चारित्रिक उत्थान पर बल देते हैं, और ये संथालों को सफ़ेद झंडा प्रदान करते हैं। ठीक ना, ये भी याद रख लीजिएगा। और इनके जो नेता कौन रहते हैं, नेतृत्व कौन करते हैं? तो वो आपका लाल हेम्ब्रम करते, लाल हेम्ब्रम। तो याद रखिएगा, लाल हेम्ब्रम जो है वो सपाहोड़ आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। कौन? तो लाल हेम्ब्रम। ठीक ना, इसको भी याद रख लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, सफाहोड़ का अर्थ क्या होता है वो देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सफाहोड़ का अर्थ क्या है सो देखिए, ठीक है ना। सफाहोड़ का जो अर्थ होता है वो होता है साफ सुथरा मनुष्य। इसका एक अन्य अर्थ ये भी होता है कि सिंगबोगा के प्रति समर्पण। तो साफ सुथरा मनुष्य और आपका सिंगबोगा के प्रति समर्पण, ये इसका अर्थ होता है, सफाहोड़ का अर्थ होता है, ठीक है ना। इसके अलावा देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, लाल हेम्ब्रम ने सफाहोड़ आंदोलन में शामिल लोगों को क्या मंत्र दिया। तो मंत्र क्या दिया वो देख लीजिए। लाल बाबा, जिसको लाल हेम्ब्रम को ही लाल बाबा कहा जा रहा है, तो उसने इस आंदोलन में शामिल लोगों को राम नाम का मंत्र दिया तथा मांस मदिरा के सेवन से उन लोगों को रोका। साथ ही घर की आंगन में तुलसी चौरा स्थापित करने और जनेऊ धारण करने का भी आदेश दिया। और इस आंदोलन के दौरान लाल बाबा ने संथाल प्रज्ञा में देशोद्वारक दल की स्थापना की। किसको, तो देशोद्वारक। तो राम नाम ये मंत्र का जो है वो मंत्र दिया लाल हेम्ब्रम ने सफाहोड़ आंदोलन में शामिल लोगों के लिए, और बोला कि तुम लोग मांस मदिरा का सेवन ना करो, ठीक है ना। क्या बोला, मांस मदिरा का सेवन से उनको रोका गया। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, लाल हेम्ब्रम ने आदिवासियों को किस काम से रोका, तो मांस मदिरा का सेवन करने से रोका। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, सफाहोड़ आंदोलन के जनक लाल हेम्ब्रम ने आदिवासियों को किस बात हेतु जो है वो उपदेश दिया। तो उपदेश किस बात के लिए दिया, तो वो बोलते हैं कि तुम लोग जो है तुम लोग क्या करो, तुम लोग मांस मदिरा खाना छोड़ दो, ठीक है ना। और तुम लोग जो है वो ये सिंगबोगा के प्रति समर्पित हो जाओ, साफ सुथरा मनुष्य बनो। सफ़ेद झंडा उन लोगों को दिए। आप बोला तुम लोग राम नाम का मंत्र दिया, इसको तुम लोग इसको ये करो। साथ ही साथ तुम लोग जो है अपने घर के आंगन में तुलसी चौरा स्थापित करो, और आपका जो है तुम लोग जनेऊ धारण करो। और उसके बाद ये क्या करते हैं, संथाल प्रज्ञा वाले क्षेत्र में एक दल का स्थापना करते हैं जिसको बोलते हैं देशोद्वारक दल का स्थापना करते हैं, ठीक ना। ये भी याद रख लीजिएगा। तो ये धार्मिक एवं चारित्रिक उत्थान हेतु ये बल देते हैं, धार्मिक और चारित्रिक उत्थान के ऊपर ये बल देते हैं। तो इस विद्रोह के अंतर्गत लाल हेम्ब्रम, जिसको लाल बाबा कहा जाता है, वो आदिवासियों के धार्मिक और चारित्रिक उत्थान पर बल देते हैं, और ये संथालों को सफ़ेद झंडा प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, लाल हेम्ब्रम ने संथाल प्रज्ञा क्षेत्र में सफाहोड़ आंदोलन के दौरान किस दल की स्थापना की। तो संथाल प्रज्ञा में जो है वो देशोद्वारक दल की स्थापना करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, इनमें से कौन सफाहोड़ आंदोलन के प्रमुख नेता थे। तो याद रख लीजिएगा कि बंगम मांझी जो है वो भी इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे, बंगम मांझी। और इस आंदोलन में लाल बाबा को फैका मुर्मू, पागान मरांडी, रसिक लाल सोरेन तथा भतू सोरेन का भी सहयोग प्राप्त था। इसके अलावा बंगम मांझी भी इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, सफाहोड़ आंदोलन का संबंध इनमें से किस जनजाति से था। तो हम सभी को पता है वो आपका संथाल जनजाति से था, मेनली ये संथाल जनजाति से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, सफाहोड़ आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो इस आंदोलन का सबसे मेन उद्देश्य जो था वो आपका धार्मिक पवित्रता पर बल देना है। तो धार्मिक पवित्रता पर बल देना इसका प्रमुख उद्देश्य था। और यह खरवार आंदोलन की एक उपधारा थी, मतलब खरवार आंदोलन की एक उपधारा थी, कहने मतलब इसके बाद जो है नेक्स्ट आपका खरवार आंदोलन होता है। तो खरवार आंदोलन का ही ये एक तरह से स्टार्टिंग यही था, कौन, आपका सफाहोड़ आंदोलन। तो इस तरह से आपका सफाहोड़ आंदोलन भी कंप्लीट हो जाता है। तो आज की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, एक तो पहले हम लोग पढ़े सरदारी आंदोलन, उसके बाद हम लोग पढ़े सफाहोड़ आंदोलन। 2 आंदोलन आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट जो है वो आपका पढ़ेंगे खरवार आंदोलन के बारे में। और खरवार आंदोलन भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। और खरवार आंदोलन से भी जीपीएससी क्वेश्चन पूछा है, तो क्वेश्चन पूछते रहता है, मिलते रहता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आज भी हम लोग 3 विद्रोह देखेंगे, कौन कौन। पहला पढ़ लिए हैं आपका सरदारी आंदोलन, दूसरा हम लोग पढ़ लिए हैं आपका जो है वो सफाहोड़ आंदोलन, और अभी हम लोग तीसरा पढ़ेंगे खरवार आंदोलन, ठीक है ना। तो आपका फिर टोटल 16 को जो है विद्रोह कंप्लीट हो जाएगा। 3 विद्रोह और बचेगा, तो वो भी आपका 2 क्लास में वो विद्रोह भी कंप्लीट हो जाएगा। 2 क्लास और लगेगा, उसके बाद ये आपका जनजातीय विद्रोह वाला जो टॉपिक है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसमें आपको किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है ना। तो बस आप वीडियो में बने रहिए, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आप खरवार आंदोलन के बारे में, ठीक है।
तो नेक्स्ट आपका आता है खरवार आंदोलन। तो अब हम लोग खरवार आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं खरवार आंदोलन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 है, खरवार इनमें से की जनजाति की एक उपशाखा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका संथाल। तो संथाल जनजाति की ही एक उपशाखा है जिसको बोलते हैं खरवार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, खरवार आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है खरवार आंदोलन के बारे में, वो देख लीजिए। सबसे पहला ऑप्शन है, वो देख लीजिए, यह एक सुधारवादी आंदोलन था। बिल्कुल सही बात है। खरवार आंदोलन जो है वो एक आपका सुधारवादी आंदोलन था। इस आंदोलन का उद्देश्य अपने परंपरागत मूल्यों की पुनर्स्थापना करना था। ये भी सही बात है। जैसा आपका चल रहा था सरदारी आंदोलन का दूसरा चरण 1881 से 90 तक, सेम वही यहाँ भी खरवार आंदोलन में भी वो रीजन था। इस आंदोलन के दौरान एकेश्वरवाद और सामाजिक सुधार पर विशेष बल दिया गया। तो ये भी सही बात है। ये तीनों इसका सही है। तो सुन लीजिए क्या क्या बताना चाह रहा है कि खरवार जो है वो संथालों की एक उपजाति है, यानी कि उपशाखा है, तथा ये प्राचीन काल को अपना स्वर्ण युग मानते थे एवं अपने प्राचीन मूल्यों को पुनर्स्थापित करना चाहते थे, ठीक है ना। इस प्रकार परंपरागत मूल्यों की स्थापना हेतु एक जनजातीय सुधारवादी आंदोलन ये था। इस आंदोलन के दौरान एकेश्वरवाद और सामाजिक सुधार पर भी विशेष बल दिया गया, ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा। और खरवार आंदोलन को भागीरथ मांझी का आंदोलन भी कहा जाता है, ये भी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, खरवार आंदोलन कब शुरू हुआ। तो ये शुरू कब हुआ, तो ये देख लीजिए, ये आपका 1874 में शुरू होता है। 1874 में ये शुरू होता है खरवार आंदोलन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, खरवार आंदोलन इनमें से किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। और खरवार आंदोलन से भी जो है वो आपका क्वेश्चन पूछा गया था जीपीएससी में। तो खरवार आंदोलन का जो नेतृत्व है वो आपका भागीरथ मांझी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, तो भागीरथ मांझी, ठीक है ना। लाल हेम्ब्रम तो आपका सपाहोड़ आंदोलन का नेता था, और भागीरथ मांझी जो है वो आपका खरवार आंदोलन का नेता था। और भागीरथ मांझी को ही बाबा इसको कहा जाता है। लाल बाबा तो लाल हेम्ब्रम को कहा जाता है, जबकि भागीरथ मांझी को बाबा कहा जाता है। और इसके नेतृत्व में ही 1874 ईस्वी में ये जो विद्रोह है वो आपका किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, भागीरथ मांझी का उपनाम क्या है। तो उपनाम इसका जो है वो आपका बाबा है। क्या है, तो बाबा है। और ये जो विद्रोह है वो आपका कहाँ पे हुआ था, वो भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, खरवार आंदोलन का प्रसार किस क्षेत्र में हुआ था। तो मेनली इसका जो प्रसार है वो आपका संथाल परगना में हुआ था। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7, भागीरथ मांझी का जन्म कहाँ हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भागीरथ मांझी का जो जन्म है वो गोड्डा के तलडीहा गांव में हुआ था। कहाँ पे, तो गोड्डा के तलडीहा गांव में हुआ था। तलडीहा गांव इनमें से किस जिले में है, तो आपका गोड्डा जिले में है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, इनमें से किस आंदोलन को भागीरथ मांझी का आंदोलन कहा जाता है। तो वह है आपका खरवार आंदोलन। खरवार आंदोलन को भागीरथ मांझी का आंदोलन भी कहा जाता है, ठीक है ना। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10, खरवार आंदोलन के दौरान भागीरथ मांझी ने स्वयं को किस गांव का राजा घोषित करते हुए ब्रिटिश सरकार या फिर जमींदारों को कर नहीं देने की अपील की। तो इसके लिए सुन लीजिए, ये जो खरवार आंदोलन हुआ था तो इसी आंदोलन के दौरान भागीरथ मांझी जो है वो स्वयं को, यानी कि खुद को, अपने आप को बौंसी गांव का राजा घोषित करता है। किसका, तो बौंसी गांव का राजा घोषित करता है। और ब्रिटिश सरकार और जो जमींदार है इसको टैक्स नहीं देने की अपील करता है और खुद लगान प्राप्त करने की व्यवस्था प्रारंभ करता है। बोलता है कि आप तुम लोग ब्रिटिश सरकार और जमींदारों को लगान यानी कि टैक्स वगैरह नहीं दो, तुम हमको टैक्स दो। और ये बौंसी गांव का राजा अपने आप को घोषित करता है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, खरवार आंदोलन के दौरान जनजातीय लोगों के बीच इनमें से किस प्रकार की सुधार की अपील की गई थी। तो किस प्रकार की सुधार की अपील की गई थी वो सुन लीजिए। तो सुधार तो बहुत सारा किया गया था, इनमें से कौन सा सुधार जो है वो मुख्य रूप से किया गया था इनके लिए। तो पहला है सुअर, मुर्गा, हड़िया और नाच गाने का परित्याग करें। तो बिल्कुल सही बात है, बोला गया कि तुम लोग सुअर, मुर्गा, हड़िया मत पियो, नाच गान मत करो। दूसरा है सूर्य और दुर्गा के अलावा किसी भी
देवी देवता की उपासना नहीं करे। तो एक तुम सूर्य भगवान की और एक तुम दुर्गा माता की पूजा करो, इसके अलावा तुम किसी भी भगवान का पूजा नहीं करो। और तीसरा है कि सिद्धू कान्हू के जन्म स्थान को तीर्थ स्थल के रूप में मान्यता दिया। सिद्धू कान्हू जो है अब आपका संथाल विद्रोह से आ गया। संथाल विद्रोह में सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो था ना, सभी भाई बहन, जिसमें सिद्धू कान्हू को जो उसका जो जन्म स्थान था उसको तीर्थ स्थल के रूप में मान्यता देने की बात की गई। ठीक है, तो ये सभी किया गया था। तो इस आंदोलन के दौरान जनजातीय लोगों में सुधार हेतु भागीरथ मांझी ने निम्नलिखित विचारों पर प्रचार प्रसार किया। पहला कि सूर्य एवं दुर्गा की उपासना के अतिरिक्त किसी भी अन्य देवी देवता की उपासना नहीं करना है, उनका परित्याग करो। सुअर, मुर्गा, हड़िया ये सभी और नाचने गाने का परित्याग करो। साथ ही साथ सिद्धू कान्हू जो कि संथाल विद्रोह के नेता थे, इनके जन्म स्थान को तीर्थ स्थल के रूप में मान्यता दो। इसके अलावा संथाल विद्रोहियों का प्रतिकार तथा उप पंथों की संख्या को 12 तक सीमित करना है, ताकि संथाल स्वर्ण युग को पुनर्स्थापित किया जा सके। संथाल लोगों की अलग अलग उप शाखा थी, उनको 12 को ही, 12 से ज़्यादा नहीं करने दिया। इसके अलावा उपासकों का सफाहोड़ यानी कि समर्पण के साथ उपासना करने वाले, इसके अलावा उपासकों का सफाहोड़ यानी जो समर्पण के साथ उपासना करने वाले हैं उनको कहा गया। इसके अलावा भिक्षुक या फिर बाबाजिया जो उदासीनता के साथ उपासना करने वाले उनको भिक्षुक या फिर बाबाजिया कहा गया। इसके अलावा मेल बरागर किसको कहा गया, तो बेमन से उपासना करने वाले लोगों को मेल बरागर कहा गया, जो बेमन से उपासना कर रहे हैं। तो ये 3 तरह का जो वर्गीकरण किया। क्या क्या किया, एक आपका उपासकों का सपाहोड़ एक वर्गीकरण, दूसरा वर्गीकरण भिक्षुक या फिर बाबाजिया, और तीसरा वर्गीकरण मेल बरागर। ठीक है ना, आगे देख लो। इस आंदोलन की व्यापकता को देखते हुए अंग्रेज सरकार ने भागीरथ मांझी और उसके सहयोगों को ज्ञान परगनेत को गिरफ्तार कर लिया। ठीक ना, तो उनको गिरफ्तार भी कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। खरवार आंदोलन के प्रसार को रोकने हेतु अंग्रेजों ने भागीरथ मांझी के साथ किसको गिरफ्तार कर लिया, उनके सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया। उसका नाम क्या था, उसका नाम था आपका ज्ञान परगनेत। क्या नाम था भैया, तो उसका नाम था ज्ञान परगनेत, उसका नाम था। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। हजारीबाग में खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो नवंबर 1867 ईस्वी में दोनों को फिर रिहा कर दिया, यानी कि भागीरथ मांझी को और ज्ञान परगनेत को रिहा कर दिया। जिसके बाद यह आंदोलन संथाल परगना से होते हुए हजारीबाग, गिरिडीह और गोविंदपुर होते हुए रांची तक फैल गया। हजारीबाग में इस आंदोलन का जो नेतृत्व है वो आपका टुगू बाबा, जिसको जगेसर निवासी है, तो टुगू बाबा ने किया था। टुगू बाबा नहीं मतलब टुब्बू बाबा ने किया था हजारीबाग में इस विद्रोह का नेतृत्व। टुब्बू बाबा। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। 1881 ईस्वी की जनगणना के खिलाफ किसने खरवार आंदोलन के दूसरे चरण का नेतृत्व किया, तो खरवार आंदोलन का भी 2 चरण चलता है, एक है आपका प्रथम चरण फिर दूसरे चरण। फिर देख लीजिए खरवार आंदोलन का दूसरा चरण जो है वो आपका द्विधा गोसाई के नेतृत्व में 1881 ईस्वी के जनगणना के खिलाफ प्रारंभ किया गया था। 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पहला जनगणना हुआ था भारत में, तो उसी के ही खिलाफ जो है वो द्विधा गोसाई के नेतृत्व में खरवार आंदोलन का दूसरा जो है वो चरण चलता है, तो द्विधा गोसाई के नेतृत्व में। परंतु ब्रिटिश सरकार जो है वो द्विधा गोसाई की गिरफ्तारी कर देता है। उसके बाद ये आंदोलन जो है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है ना, ये हो गया। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। खरवार आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है। इस आंदोलन को लाल हेम्ब्रम ने नेतृत्व प्रदान किया था, गलत बात है। यह है आपका भागीरथ मांझी ने किया था। क्वेश्चन नंबर बी, आंदोलन के दौरान भागीरथ मांझी ने स्वयं को बोसी गांव का राजा घोषित किया तथा खुद लगान प्राप्ति करने के लिए वो व्यवस्था प्रारंभ कर दिया, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर सी, इस आंदोलन का दूसरा चरण द्विधा गोसाई के नेतृत्व में चला, तो ये भी सही बात है। ठीक है ना, तो गलत कौन है, तो ए नंबर गलत था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट देख लीजिए, लास्ट 16 है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है, मतलब कौन सा कथन सत्य है। आगे देख लीजिए, खरवार आंदोलन से जुड़े लोगों का 3 गो वर्ग था, बिल्कुल सही बात है। 3 गो वर्ग कौन कौन है वो देख लीजिए। ऑप्शन नंबर बी है, इस आंदोलन के उपासकों को सपाहोड़ जो कि समर्पण के साथ उपासना करने वाले में विभाजित किया गया। इसके अलावा भिक्षुक या जो बाबाजिया है वो उदासीनता के साथ उपासना करने वाले, तथा मेल बरागर जो बेमन से उपासना करते हैं, इनमें जो है इसको जो है विभाजित किया गया।
तीन गो था। कौन कौन था? एक था, पहला था आपका उपासकों का सफाहोर, दूसरा था भिक्षुक जिसको बाबाजिया भी कहा जा रहा है, और तीसरा है मेल बरागर। तीन को वर्गीकरण किया गया था, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है वो आपका ये खरवार आंदोलन भी कंप्लीट, तो खरवार आंदोलन भी आपका इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। खरवार आंदोलन जो है वो भी आपका ज़्यादा नहीं था, थोड़ा ही सा था, तो हम लोग खरवार आंदोलन को भी कंप्लीट कर दिए हैं। तो अब आपको इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए खरवार आंदोलन के लिए भी, तो आपको अब घबराना नहीं है खरवार आंदोलन के लिए, ठीक है ना। तो खरवार आंदोलन भी कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग पढ़े सरदारी आंदोलन, फिर हम लोग पढ़े आपका सपाहोर आंदोलन, फिर हम लोग पढ़े खरवार आंदोलन। तीन को आंदोलन पढ़ लिए हैं। एक छोटा सा आंदोलन हम लोग और भी पढ़ लेते हैं ताकि कल के क्लास में हम लोग बिरसा आंदोलन और ताना भगत आंदोलन दोनों को एक ही बार में कंप्लीट कर दें, फिर आपको कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो एक हम लोग हरि बाबा आंदोलन भी आज ही कंप्लीट कर देते हैं। तो आज आपका 4 गो आंदोलन हो जाएगा, ठीक है ना। हरि बाबा आंदोलन भी आज ही पढ़ लीजिए। तो हम लोग कल की क्लास में केवल बिरसा आंदोलन और आपका ताना भगत आंदोलन, जो कि दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो छोटा सा है आपका ये आंदोलन, सब क्या बोलते हैं, हरि बाबा आंदोलन। हरि बाबा आंदोलन के बारे में पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए, हरि बाबा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो हरि बाबा आंदोलन का जो नेतृत्व है वो आपका दुका हो ने किया था। किसने? तो दुका हो ने किया था हरि बाबा आंदोलन का नेतृत्व। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, हरि बाबा आंदोलन का मुख्य प्रभाव क्षेत्र कहाँ था? तो हरि बाबा आंदोलन का मुख्य प्रभाव क्षेत्र जो था वो आपका सिंहभूम था। कहाँ था? तो आपका सिंहभूम ही था हरि बाबा आंदोलन का मुख्य प्रभाव क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, हरि बाबा आंदोलन का संबंध किस जनजाति से था? तो हरि बाबा आंदोलन का संबंध जो है वो आपका हो जनजाति से था। किससे? तो आपका हो जनजाति से था। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, हरि बाबा आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रकार का आंदोलन था? तो जो आपका हरि बाबा आंदोलन है एक तरह से वो जो है वो आपका शुद्धि आंदोलन था, यानी कि शुद्धिकरण करने वाला आंदोलन था हरि बाबा आंदोलन, जिसका नेतृत्व कौन किया था? दुका हो ने। कहाँ पे? सिंहभूम में। और ये किस जनजाति से संबंधित था? हो जनजाति से। ये किस तरह का आंदोलन था? तो आपका शुद्धि आंदोलन था। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, हरि बाबा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हरि बाबा आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य क्या था, देख लीजिए क्या क्या ऑप्शन है। हो जनजाति को बाहरी अत्याचारों के विरुद्ध संगठित करना, ये सही बात है। हो जनजाति की संस्कृति की रक्षा करना, ये नहीं। हो जनजाति को अंग्रेजों के विरुद्ध हिंसक आंदोलन करने के लिए तैयार करना, ये नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है कि हो जनजाति को बाहरी अत्याचारों के विरुद्ध संगठित करना, ये हरि बाबा आंदोलन का एक इसका मेन पर्पस था। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, हरि बाबा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस धर्म का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार हुआ? तो हरि बाबा आंदोलन के दौरान ही जो है वो आपका सरना धर्म का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार होता है। किसका? तो आपका सरना धर्म का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार होता है। तो हरि बाबा आंदोलन के बारे में ज़्यादा डिटेल से नहीं जानना था, ये जो आपका 4-5 वो कीवर्ड है इसी को आप तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ से आपका हरि बाबा से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बनाने की स्थिति में रहिएगा, ठीक है ना। तो ये था आपका हरि बाबा आंदोलन। हरि बाबा आंदोलन भी कंप्लीट हो गया है। कुछ अन्य प्रश्न दिए हुए हैं उसको भी आप देख लीजिए आज ही क्लास में। इसके बाद ये आपका मिसलेनियस है। इसके बाद हम लोग कल की क्लास में केवल बिरसा आंदोलन और आपका ताना भगत आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है और एक क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है वो देख लीजिए। जनजातीय आंदोलनों का प्रमुख कारण क्या था? जो भी आपका जनजातीय आंदोलन हुआ था उसका मेन रीजन क्या था? अंग्रेजों का सैन्य आक्रमण, ये नहीं था। आदिवासियों का शोषण, ये तो था ही। अंग्रेजों के द्वारा जंगलों की कटाई, ये भी नहीं था। मेन इसका कारण क्या था कि आदिवासियों का शोषण हो रहा था अंग्रेजों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, निम्नलिखित जनजातीय विद्रोहों या जनजातीय आंदोलनों को उनके नेतृत्वकर्ता के साथ सुमेलित करना है। ढाल विद्रोह, जगन्नाथ ढाल, ये ठीक है। तो का एक हो जाएगा। चुआड़ विद्रोह, फिर चेरो विद्रोह, फिर आपका भोक्ता विद्रोह, ठीक है ना। तो ये ए नंबर से ही हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार देखिएगा तो कूट के अनुसार तो ढाल विद्रोह का नेता जगन्नाथ ढाल था। तो का एक केवल ए नंबर दिख रहा था, वही सही हो जाएगा। चुआड़ विद्रोह का श्याम गंजम था। चेरो विद्रोह का चित्रजीत राय था और आपका भोक्ता विद्रोह का जयनाथ सिंह था। चारों सही है।
क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, निम्नलिखित जनजातीय आंदोलनों को उनके नेतृत्वकर्ता के साथ सम्मिलित करना है। अब देख लीजिए, तिलका आंदोलन ये आपका तिलका मांझी के द्वारा हुआ था, तो खा का एक कहाँ है, खा का एक कहाँ है, तो ये बी है, तो बी नंबर सही हो जाएगा, तो बी नंबर ही सही हो जाएगा, ठीक है ना, तो 3 का बी हो जाएगा। देख लीजिए, पहाड़िया विद्रोह का नेता जगन्नाथ देव था, तिलका आंदोलन का नेता तिलका मांझी था, तमाड़ विद्रोह का नेता विष्णु मानकी था, और हो विद्रोह का नेता पोटो सरदार था। क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट देख लीजिए 4, निम्नलिखित जनजातीय आंदोलनों को उसके नेतृत्वकर्ता के साथ सम्मिलित करना है। संथाल विद्रोह का नेता सिद्धू कान्हू चांद भैरव था, तो खा का 3 कहाँ है, तो खा का 3, ए और बी तो नहीं होगा, खा का 3 देख लीजिए। अभी खरवार आंदोलन का नेता दिखाया गया था आपका भागीरथ मांझी, तो घा का 1, तो घा का 1, तो ऑप्शन नंबर डी सही, ठीक है। भूमि विद्रोह का नेता गंगा नारायण था, संथाल विद्रोह का नेता सिद्धू कान्हू था, सफाहोड़ आंदोलन का नेता जो है वो लाल हेम्ब्रम था, और खरवार आंदोलन का नेता जो है वो आपका भागीरथ मांझी था। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, यहाँ पे इसका नेतृत्व करता फिर दर्शाना है। मुंडा उलगुलान ये आपका बिरसा मुंडा, हरि बाबा आंदोलन जो है वो आपका दुका हो, अताना भगत आंदोलन जतरा भगत, तो का 2, खा का 1, का 2, खा का 1 और गा का 3, तो ए सही हो जाएगा, तो 5 का ए न सॉरी 5 का देखो, मुंडा उलगुलान 5 का, तो का 2, का 2, फिर खा का 1 और गा का 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, निम्नलिखित जनजातीय आंदोलनों को उनका दमनकर्ता के आधार पर इनको बतलाना है। ये देख लीजिए कोड दिया हुआ है, तो ढाल विद्रोह को किसने दबाया था, तो लेफ्टिनेंट रुक ने दबाया था, लेफ्टिनेंट रुक ने, ठीक है। उसके बाद चुवाड़ विद्रोह को आपका लेफ्टिनेंट गुडियार ने दबाया था, चेरो विद्रोह को कैप्टन केमक ने, और पहाड़िया विद्रोह को क्लीवलैंड ने दबाया था, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, आंदोलनों का दमनकर्ता के रूप में बताना है। भोक्ता विद्रोह का दमन किया था, दमन किसने किया था वो देख लीजिए, तो आपका भोक्ता विद्रोह का दमन जो है वो कैप्टन कैमक ने किया था। उसके बाद जो है वो आपका तिलका विद्रोह का आयरकूट ने, तमाड़ विद्रोह का जो है वो आपका कैप्टन लिमन ने, और कोल विद्रोह का कैप्टन विल्किंसन ने किया था, ऐसा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, इसका डेट बतलाना है। हरि बाबा आंदोलन कब चला था, तो आपका 1870 में चला था ना। खरवार आंदोलन भी बताया गया था, 1874 में चला था। तिलका आंदोलन, ये सपाहोड़ आंदोलन, यहाँ देख लीजिए सपाहोड़ आंदोलन, तिलका आंदोलन 1931 में चला था, तो घा का 1 ऑप्शन नंबर डी। हरि बाबा आंदोलन जो है वो आपका चला था कब, 1870 में, ठीक है। उसके बाद खरवार आंदोलन जो है वो आपका 1874 में चला था। उसके बाद सपाहोड़ आंदोलन आपका 1883 में चला था, और तिलका आंदोलन 1931 में चला था। ये इस तरह से इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो सपाहोड़ आंदोलन के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, हल्का सा रुके तो कहीं जाइएगा नहीं। सपाहोड़ आंदोलन जो है वो आपका 1870 में चला था, देख लीजिए, शुरू से मिलाते हैं हम, ठीक है। ताना भगत आंदोलन, देखिए तिलका आंदोलन, अच्छा सॉरी हम गड़बड़ा गए थोड़ा सा भाई, इसके अनुसार देख लीजिए। हरि बाबा आंदोलन जो है वो आपका 1931 में चलता है, ये सही है। हरि बाबा आंदोलन जो है वो 1931 में चलता है। खरवार आंदोलन की अगर हम लोग बात करें तो वो आपका 1874 में चलता है, यानी कि बी भी सही है। उसके बाद अगर हम लोग सपाहोड़ आंदोलन की बात करें तो वो आपका 1870 में चलता है, यानी कि ये भी सही है। और अगर हम लोग तिलका आंदोलन की बात करें
तो तिलका आंदोलन आपका 1783 से लेकर 1785 तक चलता है, यानी कि सब तो सही है, 1 2 3 4, ए ना सही होगा इसका, तो 8 का ए सही होगा। ठीक है, हम लोग डी में चले गए थे, गलत हो गया था, ये सभी सही है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आपका ये वाला भी टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो आज हम लोग 4 गो आंदोलन के बारे में पढ़े। पहला तो हम लोग सरदारी आंदोलन पढ़े, उसके बाद हम लोग सपाहोड़ आंदोलन के बारे में पढ़े, उसके बाद हम लोग खरवार आंदोलन के बारे में पढ़े, और उसके बाद हम लोग हरि बाबा आंदोलन के बारे में पढ़े। ठीक है, कल के क्लास में हम लोग 2 गो विद्रोह और बच गया है, वो पढ़ेंगे। एक है मुंडा उलगुलान यानी कि बिरसा मुंडा का विद्रोह, और दूसरा ताना भगत आंदोलन, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपका 2 गो विद्रोह और बचा हुआ है। 2 गो विद्रोह जैसे आपका कंप्लीट हो जाएगा तो वैसे ही जो है आपका ये सारा डाटा कंप्लीट हो जाएगा, मतलब जनजातीय विद्रोह वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप केवल थोड़ा सा कीवर्ड तैयार कर लीजिएगा और फिर आपका ये विद्रोह वाला जो टॉपिक है वो क्लियर रहेगा। ठीक है ना, तो फिर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बिरसा आंदोलन और आपका ताना भगत आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।